हेलो दोस्तों, सोनी एजुकेशन में मैं नारायण मिश्री आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने जो है गुप्त साम्राज्य के उन शासकों के बारे में पढ़ा जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त के बाद में कुछ परवर्ती जो गुप्त शासक थे या सम्राट थे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है उसके बारे में बात की। जैसे मैंने भानुगुप्त के एरण अभिलेख की बात की, उसी प्रकार मैंने आपसे जो है यानी विष्णुगुप्त के बारे में बात की और उसके बाद में उसमें हमने जो है क्लास में देखा था कि पुरुगुप्त के बारे में बात की। पुरुगुप्त जो था शासक था और वो एक ऐसा शासक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। तो यहाँ तक तो हमने जो है शासकों के बारे में बात कर ली। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट सवाल थे उन सवाल के बारे में हमारी जो है जानकारी यहाँ तक हमने ले ली है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो है कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। जैसे हमने जो है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बात की, ऐसे ही हम गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बात करेंगे। और आप लोग सभी प्रशासनिक जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रशासन में जाना चाहते हो, ठीक है, तो हमको प्रशासन के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी कि हमारे आदिकाल से किस तरह का प्रशासन चल रहा है और प्रशासन के बिना समाज में क्या आ जाती है, अव्यवस्था आ जाती है। ठीक है, समाज में अराजकता आ जाती है। बिना एक जो है हम कह सकते हैं कि एक सुदृढ़ जो है प्रशासन के बिना या एक जो हम कह सकते हैं कि मजबूत प्रशासन के बिना समाज में क्या आ जाती है, अव्यवस्था फैल जाती है और अव्यवस्था से अराजकता आ जाती है। और अराजकता से क्या होता है, अराजकता से दोस्तों यानी कि पूरी की पूरी हम कह सकते हैं सिविलाइजेशन का जो है विनाश हो जाता है। पूरा का पूरा जो हमारी सिविलाइजेशन है उसका भी विनाश हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन जो है किसी भी साम्राज्य की, किसी भी जो है हम कह सकते हैं देश की, किसी भी सरकार का जो है प्रमुख अंग होता है जिसके माध्यम से वो जो है लोगों पर अपना जो है लोगों पर अपना राज कार्य करता है, लोगों पर जो है अपना हम कह सकते हैं कि लोगों पर अपना शासन संचालित करता है। ठीक है, तो प्रशासन एक जो है किसी भी सरकार की, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र हो और चाहे वो किसी भी प्रकार की सरकार हो, प्रशासन उसका अभिन्न अंग होता है। ठीक है, तो प्रशासन क्या होता है, किसी भी जो है देश, राष्ट्र और जो है समाज का अभिन्न अंग होता है। तो इसलिए प्रशासन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासन को हमको देखना चाहिए, ठीक है, और हमको पढ़ना चाहिए। इसलिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रशासन के बारे में। जैसे अगर हम बात करें गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, तो गुप्त साम्राज्य का प्रशासन जो है केंद्र में जो प्रशासन यानी कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन की जो जानकारी है वो हमको जो है यानी कि आप देखते हो मौर्य काल में तो मेगस्थनीज ने जो है प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र में कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी और आप देखोगे कि मेगस्थनीज की इंडिका थी। इसमें जो है मौर्य साम्राज्य की बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। पर यहाँ गुप्त साम्राज्य में इस तरह की जो है हम कह सकते हैं विदेशी जो है यानी कि विदेशी व्यक्ति आया, विदेशी ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति आया नहीं जिसको और जिसने हमको जो है कि गुप्त साम्राज्य की प्रशासन के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, ऐसा कोई जो आया नहीं। हालांकि फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है फाहियान, ठीक है, पर वो जो है बौद्ध धर्मावलंबी था। तो उसका जो यानी हम कह सकते हैं उसका मुख्य लक्ष्य भारत में आने का था कि बौद्ध धर्म का जो है यानी कि बौद्ध धर्म का अनुसरण करना, बौद्ध धर्म की गहराइयों को मापना, बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और हम कह सकते हैं भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितने भी जो काव्य थे, जितने भी जो पुस्तक थी, उनका जो है अध्ययन करना ही उसका प्रमुख लक्ष्य था। इसलिए उसने प्रशासन के बारे में जानकारी नहीं दी है। तो
अब हमारे पास में जो जानकारी के स्रोत जो रह जाते हैं, जिनके बारे में, यानी कि गुप्त साम्राज्य के बारे में या गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में हमारे पास जो जितनी भी जानकारी है, वो दोस्तों हमारे पास जानकारी जो रह जाती है वो गुप्त जो है शासकों द्वारा संचालित सिक्के और उनके द्वारा खुदाए गए यानी खुदवाए गए जो अभिलेख हैं, उनके माध्यम से ही हमको जानकारी मिलती है। तो हमको मुख्यतः जानकारी दो माध्यम से मिलती है। एक तो यानी कि हम कह सकते हैं उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों के द्वारा, ठीक है, कॉइन्स के द्वारा यानी सिक्कों के द्वारा, और जो है इनके द्वारा खुदाए गए अभिलेखों के द्वारा हमको गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में ठीक ठाक सी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो यही हमारे पास में मुख्य जानकारी के साधन है। तो जानकारी हमको, प्रशासन की जानकारी कहां से मिलती है? प्रशासन की जानकारी, तो मुख्य जानकारी हमारे पास में जो मिलती है वो हम कहेंगे सिक्के तथा अभिलेखों के माध्यम से। ठीक है, अभिलेखों के माध्यम से। तो अभिलेखों के बारे में, अभिलेखों से और जो है सिक्कों से। अब देखिए कि प्रशासन में राजतंत्रात्मक जो भी शासन होता है या राजा का जहाँ अधिकार होता है, तो हम कह सकते हैं कि केंद्र में तो राजा होता था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रशासन में केंद्र में राजा होता है और सारी जो है यानी कि प्रशासन की जो शक्तियाँ जो होती है वो राजा में निहित होती है। तो राजा जो है प्रशासन का केंद्र होता था और राजा ही प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था और राजा में सारी शक्ति जो है राजा में समाहित होती थी और राजा के द्वारा ही सारी शक्तियों का संचालन किया जाता था। तो प्रमुख जो केंद्र होता था, ठीक है, गुप्त प्रशासन में, यानी कि गुप्त प्रशासन भी हम कह सकते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन था। तो राजतंत्रात्मक शासन में भी हम कहेंगे कि राजा जो है केंद्र, ऐसे ही हमने देखा कि मौर्य में भी जो है केंद्र भाग में कौन होता था? राजा होता था। इधर गुप्त साम्राज्य में भी केंद्र भाग में कौन होता था? राजा होता था। तो आओ देख लेते हैं कि केंद्र प्रशासन में केंद्र बिंदु कौन होता था। देखिए केंद्र बिंदु होता था राजा। ठीक है, तो राजा क्या होता था? केंद्र बिंदु होता था। अब यहां पर एक चीज जो है ध्यान देने योग्य है कि यहां पर जो है राजा के दिव्य सिद्धांत का प्रतिपादन होता था। ठीक है, राजा देवता स्वरूप माना जाता था। आपने देखा होगा कि प्रयाग प्रशस्ति में यानी कि समुद्रगुप्त ने अपने आप को कुबेर, इंद्र, वरुण, ठीक है, और यम से जो है अपने आप को नवाजा है और ऐसे बोला है धरती में जो है राजा जो है देवता के समान हैं। तो कहने का मतलब है कि गुप्त साम्राज्य में राजा के दिव्य सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। तो राजा का दिव्य सिद्धांत का प्रतिपादन पहली बात। दूसरी बात हम कह सकते केंद्र बिंदु में तो राजा, दूसरी राजा के दिव्य सिद्धांत का प्रतिपादन। तो राजा का दिव्य सिद्धांत मिलता है यहां पर। और आप देखो कि गुप्त जो राजा थे उन्होंने अपने आप को विष्णु का अवतार माना। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को विष्णु का अवतार माना और उन्होंने इसके लिए उपाधियां भी धारण की। तो आप देखोगे कि उपाधियां जो हैं, ठीक है, उपाधियां परम भट्टारक, ठीक है, महाराजा धीराज, पृथ्वीपति, इस तरह की उपाधियां हमको जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो है यानी कि राजा देवता स्वरूप है। ठीक है, तो राजा का दिव्य सिद्धांत का प्रतिपादन यहां देखने को मिलता है। ये आपको जो है मौर्य साम्राज्य में नहीं, ये गुप्त साम्राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो है राजा सेंट्रल पॉइंट होता था। मैंने कहा सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। ठीक है,
तो राजा में सारी शक्ति जो निहित जो होती थी वो राजा में होती थी। ठीक है, अब हम करें, अब ऐसा है कि राजा अकेला तो जो है इतने बड़े प्रशासन को जो है हम कह सकते हैं संचालित नहीं कर सकता है। अवश्य कुछ लोग होते होंगे जो राजा को सलाह विमर्श करते होंगे, यानी कि जो प्रमुख विषय होते हैं उन प्रमुख विषय पर जो है प्रमुख विषय होते होंगे, उन प्रमुख विषय पर जो है राजा को जो सलाह देते होंगे, तो ऐसे कुछ व्यक्ति जो है रहे होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की जो संख्या और ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप जो राजा को सलाह विमर्श देता था प्रमुख कामकाज में, उसी को हमने मंत्रिपरिषद कहा। ठीक है, तो ऐसी मंत्रिपरिषद का जो है गुप्त साम्राज्य में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है। तो मंत्रिपरिषद जो होती थी वो प्रमुख अधिकारी होते थे राजा के। हम कह सकते हैं कि कुछ जो है निजी जो लोग होते थे और राजा के जो है दृढ़ विश्वास वाले लोग होते थे, वो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते थे। और ये मंत्रिपरिषद के लोगों को अमात्य कहा जाता था, अधिकतर अमात्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से प्रमुख अधिकारी होते थे मंत्रिपरिषद में। तो उनमें से अगर आप देखोगे तो हम बात करते हैं प्रतिहार। ठीक है, ये कुछ अधिकारी हैं जो आपके एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है, तो उन अधिकारियों के बारे में हम बात करते हैं। प्रतिहार ये जो होता था सम्राट के अंतपुर का प्रमुख होता था। ठीक है, महाप्रतिहार जो था वो राजमहलों का रक्षक के रूप में प्रमुख होता थे। राजमहल होते थे तो राजमहल की रक्षा करने का जिम्मा जो था, ठीक है, और उसका सुरक्षा मुआविया जो करवाना था, सुरक्षा जो प्रदान करनी थी, वो जो है बेसिकली हम कह सकते हैं वो किसके अधीन था, वो इसी महाप्रतिहार जो व्यक्ति था, महाप्रतिहार जो अधिकारी था, ये राजमहलों के रक्षक के रूप में प्रमुख था। ठीक है, राजमहलों का रक्षक। ठीक है, तो राजमहलों का रक्षक था। ठीक है, संधि विग्रह जो था, संधि विग्रह ये कई एग्जामों में पूछा जाता है, ये युद्ध व शांति का अधिकारी था। युद्ध व शांति का अधिकारी, युद्ध और शांति के समय ये प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, तो युद्ध व शांति का मंत्री, महाबलाधिकृत जो दोस्तों ये जो अधिकारी होता था, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। क्या होता था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी। सेना का प्रमुख अधिकारी यानी कि हम कह सकते हैं सेनापति। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दंडनायक। दंडनायक की हमने बात मौर्य काल में भी की और दंडनायक की बात हम यहां भी करते हैं। दंडनायक होता है न्यायाधीश। क्या होता है? न्यायाधीश। तो न्यायाधीश होता था दंडनायक। विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक वो अधिकारी होता था जो धर्म की, नैतिकता की, मंदिरों की देखभाल करता था। ठीक है, तो धर्म की, नैतिकता की, राज्य में नैतिकता बने रहे, अराजकता नहीं फैले, पाप नहीं फैले। ठीक है, तो और धर्म की स्थापना राज्य में रहे। ठीक है, धर्म संगत जो है व्यक्ति कार्य करे अपने जो है प्रांतों में, अपने इकाइयों में, अपने जगहों में, अपने गांवों में। तो इस तरह से जो है ये अधिकारियों, ये जो अधिकारी था जिसका नाम था विनय स्थिति स्थापक, इसका नाम था धर्म, नैतिकता और जो है मंदिरों की देखभाल करना। धर्म, नैतिकता
नैतिकता तथा मंदिरों की देखभाल करना। ठीक है दोस्तों, कुमार अमात्य या कुमार अमात्य जो था, ये कुमार अमात्य जो था ये बेसिकली उच्च अधिकारी होता था। तो ये उच्च अधिकारी आज के आईएएस की तरह होता था, ये उच्च अधिकारी था। ठीक है, तो उच्च अधिकारी। ठीक है, तो अब हमने देखा कि कुछ प्रमुख जो लोग मंत्री परिषद में या कुछ प्रमुख अधिकारी जो राजा के साथ सलाह विमर्श करते थे, तो हम देख लेते हैं। प्रतिहार सम्राट के अंतपुर का प्रमुख। ठीक है, राजमहलों का रक्षक था और राजमहलों के रक्षक के रूप में प्रमुख था ये। संधि विग्रह यानी कि युद्ध व शांति का प्रमुख था। महाबलाधिकृत जो है सेना का प्रमुख अधिकारी था, यानी कि सेनापति था। और जो दंडनायक था वो न्यायाधीश था। ठीक है दोस्तों, और इधर हम बात करें विनय स्थिति स्थापक, ये धर्म, नैतिकता तथा मंदिरों की देखभाल करना था इसका काम। ठीक है, और कुमार अमात्य जो था, जिसको कुमार अमात्य कहते हैं, उच्च अधिकारी होता था आज के आईएएस की तरह। ठीक है, तो ये हमने बात की केंद्र प्रशासन में कौन, केंद्र में राजा, फिर मंत्री परिषद में कुछ ऐसे अधिकारी होते थे, इनके बारे में हमने जानकारी ली। केंद्र के बाद में हम बात करते हैं दोस्तों प्रांतों की। ठीक है, ये जो प्रांत थे, ये प्रांत हम कह सकते हैं कि दो भागों में बंटे हुए थे। तो प्रांत क्या थे, दो भागों में बंटे हुए थे। तो अगर हम बात करें कि प्रांत जो है, एक सीमांत प्रांत, ठीक है, एक जो है आंतरिक प्रांत। आंतरिक प्रांत या आंतरिक प्रांत भी कह सकते हो या आंतरिक प्रांत भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो सीमांत प्रांत, आपने देखा कि जो गुप्त सम्राट थे उन्होंने एक ही तरह की नीति नहीं अपनाई। मौर्य और गुप्तों में क्या अंतर था? मौर्य साम्राज्य जो था वो सभी जो है विजित प्रदेशों को केंद्र के अधीन कर लेते थे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने जितने भी, और अशोक तक जितने भी सम्राट हुए, उन्होंने जितने भी प्रदेशों को विजित किया उनको सीधा अपने अधीन कर लिया था। पर आपने देखा समुद्रगुप्त की पॉलिसी क्या थी, समुद्रगुप्त की नीति, अलग अलग नीतियों का अनुसरण किया। उसने कुछ राजाओं को, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दूर देश के राजाओं को उसने सुदूर दक्षिण में इसने जो विजय प्राप्त की थी गुप्त सम्राटों ने, तो वहां पर उसने जो है उनको करद बनाकर छोड़ दिया गया, यानी कि उनको सामंत बनाकर छोड़ दिया गया, यानी अपने अधीन नहीं लिया उनको, जो है हम कह सकते हैं गुप्त सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली, पर उनको जो है अपना राज्य वापस दे दिया। वो अपने राज्य में स्वतंत्र जो है शासक थे, और वो शासक किस तरह के थे? सामंत थे। किसके थे? यानी गुप्त सम्राटों के सामंत थे। तो इसलिए जो आप देखते हो कि कुछ सीमांत प्रांत थे, कुछ आंतरिक प्रांत थे। ठीक है, सीमांत प्रांत ऐसे प्रांत जो दूर दराज के प्रांतों पर जो विजय प्राप्त करने के बाद में उनको जो है वापस से स्वतंत्र कर दिया और उनको करद बनाकर छोड़ दिया गया, यानी कि सामंत व्यवस्था का जो है उद्भव जो है गुप्त काल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि इसका प्रमुख कौन होता था? प्रमुख होता था गौप्ता। सीमांत प्रांत का प्रमुख होता था गौप्ता। ठीक है, तो गौप्ता जो था ये प्रमुख होता था। और इधर जो हम कह सकते हैं कि आंतरिक प्रांत का उपरिक महाराज, उपरिक महाराज तथा उपरिक जो है इनका प्रमुख होता था। तो आप देखते हो कि जो साम्राज्य था वो कई इकाइयों में बंटा हुआ था, और ये इकाइयां क्या थी? इकाइयों को प्रांत कहा जाता था। तो गुप्त साम्राज्य कई इकाइयों में बंटा हुआ था, इन इकाइयों को प्रांत भी कहा जाता था। प्रांतों को देखिए दोस्तों, देश भी कहा जाता था,
भुक्ति भी कहा जाता था, ठीक है। तो प्रांतों को देश भी कहा जाता था, भुक्ति भी कहा जाता था, और कई जगह अवनी भी कहा गया है, ठीक है। तो अवनी भी कहा गया है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि गुप्त साम्राज्य जो है वो किस तरह से जो है प्रांतों में जो है डिवाइड था, और प्रांतों में दो तरह के कैटेगरी के प्रांत हमको मिलते हैं। सीमांत प्रांत इसका प्रमुख गोप्ता, और आंतरिक प्रांत इसका उपरिक महाराज तथा उपरिक, ठीक है। तो इसका प्रमुख हमको क्या मिलता है, गोप्ता के रूप में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आगे हम देखते हैं कि ये जो प्रांत थे ये जिलों में बटे हुए थे, ठीक है। यानी कि प्रांत में बहुत सारे जिले थे, यानी कि प्रांतों में, जैसे आज भी हमारा राजस्थान क्या है, प्रांत है, प्रांत में क्या है, बहुत सारे जिले, और इसमें से एक जयपुर जिला है, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रांत क्या था, बहुत सारे जिलों में जो है डिवाइड था, विभक्त था। तो जिला प्रशासन को संभालने के लिए दो अधिकारी होते थे। जिलों को क्या बोला जाता था, जिलों को बोला जाता था विषय बोला जाता था, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट को विषय बोला जाता था, और विषय जिला प्रशासन जो था वो उसके अंदर दो अधिकारी आते थे। तो हम कह सकते हैं कि दो तरह के अधिकारी जो हैं जिलों पर राज करते थे या प्रमुख होते थे जिलों के, और वो कौन कौन से थे। अब हम बात करते हैं विषयपति। विषयपति की जो नियुक्ति होती थी वो हम कह सकते हैं प्रांत का प्रमुख करता था। तो विषयपति की जो हम कह सकते हैं कि जो नियुक्ति होती है वो प्रांत प्रमुख करता था, ठीक है, प्रांत प्रमुख, ठीक है दोस्तों। कभी कभी कुमार अमात्य की या कुमार अमात्य की हमको जानकारी मिलती है कि कोई जिला, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई जिला सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता था, तो उसकी नियुक्ति जो है उसकी नियुक्ति जो है स्वयं सम्राट करता था। तो कहने का मतलब है कि सामरिक दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से, और जो है महत्वपूर्ण दृष्टि से अगर कोई भी जो है जिला महत्वपूर्ण होता था तो वहाँ कुमार अमात्य की नियुक्ति होती थी, और ये जो होता था ये सम्राट नियुक्ति करता था। तो कुमार अमात्य की जो हम कह सकते हैं सम्राट जो है नियुक्ति करता था। तो नियुक्ति कौन करता था, सम्राट इसकी नियुक्ति करता था दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो विषयपति होता था, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो विषयपति जो बेसिकली है वो 20 सदस्यों की एक जो है परिषद से पूरा का पूरा जो है हम कह सकते हैं प्रशासन संचालित करता था। तो ये हम कह सकते हैं 20 सदस्यों की परिषद से, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं कि 20 सदस्य की परिषद होती थी, उससे ये अपना पूरा का पूरा जो है हम कह सकते हैं कि संचालित करता था प्रशासन का, ठीक है। तो 20 सदस्यों के इसको भी जो है यानी कि सलाह विमर्श करने के लिए 20 सदस्य होते थे, इनके साथ ही सलाह विमर्श करता था और तथा जिलों के प्रशासन को संचालित करता था, ठीक है। अब हम इसमें जो है देखते हैं कि दोस्तों कि इसमें हम बात करते हैं कि कुछ प्रमुख अधिकारी जो होते थे वो सार्थवाह होते थे, यानी कि इन 20 सदस्यों में कुछ प्रमुख जो हैं उनके हम नाम ले लेते हैं या उनके हम जो है बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करते हैं, सार्थवाह जो होता था श्रेणियों का प्रधान होता था, यानी व्यापारिक श्रेणियां होती थी उनका प्रधान होता था, ठीक है। और यानी कि हम कह सकते हैं श्रेणियों का प्रधान भी नहीं कहकर इसको हम कहेंगे कि व्यापार का प्रधान, ऐसे कह दो, व्यापार का प्रधान। और श्रेणियों के प्रधान के लिए हम श्रेष्ठी कह दें, श्रेष्ठी होता था का प्रधान। अलग अलग व्यापारियों की अलग अलग श्रेणियां थी
और उन श्रेणियों का प्रधान क्या होता था? श्रेष्ठी। सार्थवा व्यापार का प्रधान होता था, ठीक है। और प्रथम जो कुलिक होता था वो बेसिकली प्रधान शिल्पी होता था। शिल्पकार में प्रधान जो शिल्पी होता था वो प्रथम कुलिक होता था, तो हम कह सकते हैं प्रधान शिल्पी, ठीक है। इधर हम बात करते हैं पुस्तपाल की, ठीक है। तो पुस्तपाल दोस्तों विषयपति जो होता था, यानी कि जिले प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? विषयपति, ठीक है। जिलों को क्या बोला जाता था? डिस्ट्रिक्ट को विषय बोला जाता था, और डिस्ट्रिक्ट का हेड क्या कहलाता था? विषयपति कहलाता था। और इस विषयपति के जो हम कह सकते हैं कि कार्यालयों की जितनी भी जो अभिलेख होते थे या लेख होते थे उनका प्रमुख होता था। तो विषयपति के कार्यालयों के लेखों का प्रमुख होता था। कार्यालय में जितने भी काम होते थे, ऑफिस में जितने भी काम होते थे, उनमें आचार हम कह सकते हैं कि किस तरह से प्रचार और किस तरह से जो है पत्र व्यवहार होता था, उन सारों का प्रमुख यही होता था। तो हम कह सकते हैं विषयपति के पत्र व्यवहार का प्रमुख या ऑफिस का प्रमुख भी इसको मान ली, या ऑफिस का प्रमुख, ठीक है, कार्यालय का प्रमुख। अब हम बात करते हैं कि एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्या पढ़ा, कि हमने देखा कि किस तरह से प्रांत और देश भुक्ति, प्रांत को हम देश कहते हैं, भुक्ति कहते हैं, अवंती कहते हैं, अवनी कहते हैं, सॉरी। और इस बात में हमने देखा कि प्रांतों में डिवाइड हुआ जिला, और जिले को हम कहते हैं विषय, यानी गुप्त साम्राज्य में इसको क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था, ठीक है। और विषय में हमने देखा कि विषयपति और कुमार अमात्य जो है प्रमुख होते थे, और विषयपति जो है वो प्रांत प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता था। और इनको जो हम कह सकते हैं कि 20 सदस्य, यानी कि विषयपति जो है जिले का प्रशासन 20 सदस्यों के द्वारा संचालित किया जाता था। तो 20 सदस्यों के द्वारा वो जो है इनसे हेल्प लेकर, इनसे मदद लेकर ये जो है प्रशासन को जो है संचालित करता था। इनमें से हमने देखा कि कुछ प्रमुख जो लोग थे, जो थे श्रेष्ठी, जो श्रेणियों का प्रधान होता था, सार्थवा जो व्यापार का प्रधान होता था, प्रथम कुलिक जो है प्रधान शिल्पी होता था, और इधर हमने पुस्तपाल की बात की तो वह विषयपति के पत्र व्यवहार का प्रमुख या ऑफिस का प्रमुख होता था, या कार्यालय का प्रमुख होता था, ठीक है दोस्तों। अब हम ऐसे ही बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य के, यानी कि ग्राम प्रशासन की, जिला प्रशासन देख लें, जिले थे वो गांवों में बंटे हुए थे, जैसे आज भी हम देख रहे हैं बहुत सारे गांव मिलकर जो है जिला बनता है, ऐसे ही हम इसकी ग्राम प्रशासन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राम प्रशासन, ठीक है। ग्राम प्रशासन आप देख रहे हो, ग्राम प्रशासन में हमको तीन श्रेणियां मिलती है, 3 हमको श्रृंखलाएं मिलती है, 3 स्तर मिलते हैं। तो 3 स्तर में विधि जो होता था वो तहसील लेवल का होता था, तहसील, ठीक है। तो विधि को जो है विधि होती थी तहसील। पेट होता था कुछ ग्रामों का समूह, तो ग्रामों का समूह, ठीक है। और इधर ग्राम जो होता था वो हम कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई होती थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है दोस्तों। और जो है इसका प्रमुख जो होता था वो होता था ग्रामीण या भोजक, ठीक है। गांव का प्रमुख कौन होता था? या भोजक। और ग्राम प्रशासन जो है, ग्राम प्रशासन जो है ग्राम सभा के द्वारा संचालित होता था, और ग्राम सभा के सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। तो ग्राम सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? महत्तर। तो महत्तर जो था वो ग्राम सभा के सदस्यों को
मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमने ग्राम प्रशासन में देखा कि ग्राम में जो है विथि जो है वो तहसील होती थी, और पेट जो होता था, ग्रामों का समूह को जो है पेट कहा जाता था, और ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, और इसका प्रमुख कौन होता था दोस्तों? ग्रामीण या भोजक, और महत्तर जो होता था वो ग्राम सभा के सदस्यों का प्रमुख होता था। ग्राम सदस्य के सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। तो ये यहाँ तक हमने बात की। हमने क्या बात की? हमने की कि पूरा जो प्रशासन था वो इकाइयों में बटा हुआ था। तो सबसे बड़ी इकाई थी प्रांत। प्रांत में हमने देखा कि प्रांत को जो है गुप्त काल में क्या बोला जाता था? भुक्ति बोला जाता था, अवनी बोला जाता था, ठीक है। और जो है उसमें हमने देखा कि प्रांत दो प्रकार के होते हैं, सीमांत प्रांत और आंतरिक प्रांत। सीमांत प्रांत में गोप्ता जो है प्रमुख होता था, और इधर जो है इधर आंतरिक प्रांत में हमने देखा कि जो है उपरिक महाराज या उपरिक जो है प्रमुख होता था। इसी के बाद में हमने जिला प्रशासन देखा। जिला प्रशासन के जो है 2 अधिकारी देखे। जिला को या डिस्ट्रिक्ट को हमने क्या कहा? गुप्त साम्राज्य में विषय कहा, और इसका प्रमुख कौन होता था? विषयपति। आपको इतना ध्यान रखना है, विषयपति, ठीक है। तो विषयपति इसका प्रमुख होता था। विषयपति कौन? प्रांत का प्रमुख ही विषयपति को चुनता था। इस तरह से हमने जो है बात की। फिर हमने बात की ग्राम की बात की। ग्राम प्रशासन में हमने देखा कि ये 3 लेवल का ग्राम प्रशासन, 3 स्तर का, और इसमें जो है सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी दोस्तों ग्राम। और ग्राम जो सबसे जो है ये गांव जो सबसे छोटा होता था, और आज भी जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? गांव। ये क्वेश्चन आता है। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस जो है, सिंपल जो है हमारे पास में सवाल आते हैं, वो ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि भारत में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे गांव जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। तो ये हमने यहां तक बात की। अब हम बात करते हैं कि कुछ जो हमारे आगे की बातें, कि नगर प्रशासन, यानी कि नगर को जो है नगर प्रशासन किस तरह का रहा होगा। तो इसमें हमने नगर को क्या कहा जाता था? पुर कहा जाता था। नगर को पुर कहा जाता था। और इसका प्रमुख जो होता था, हम सब ने पढ़ा है कि इसका प्रमुख जो है पुरपाल होता था। कौन होता था? पुरपाल। और पुरपाल जो इसका प्रमुख होता था, और ये पुरपाल जो है नगर परिषद की मदद से जो है नगर का प्रशासन का संचालन करता था। तो नगर परिषद की सहायता से हम कह सकते हैं नगर के प्रशासन का संचालन करता था। तो नगर परिषद की सहायता से, नगर परिषद की सहायता से। ये हमने नगर प्रशासन छोटा सा, कि नगर को पुर कहा जाता था, प्रमुख पुरपाल होता था, और नगर परिषद की सहायता से प्रशासन का संचालन होता था। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप 2 मिनट पॉज करके इसको वापस से जो है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं क्लास में कि किसी भी चीज को जो है करने का एक तरीका होता है और उसकी तह तक पहुंचने का एक तरीका होता है। तो हमारा ये मकसद है, और आपका भी ये मकसद है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सवाल सही हो। वो कैसे हो सकते हैं? कि आप जो है जब भी वीडियो देखो और जब भी आप जो है लेक्चर्स देखो, तो लेक्चर देखने से पहले आपके पास में कॉपी होनी चाहिए, और इस कॉपी में आप जो है चीज़ें लिखते रहिए, पॉज कर कर के लिखते रहिए। और अगर आपको लगे कि ये वापस जो है देखना है, तो आप वापस जो है पीछे जाकर इसको देखिए, ठीक है, लिखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाकर उसको जो है वापस से आप फेयर नोट्स बनाइए, तब जाकर आपकी चीज़ें यानी कि ये चीज़ें आपके जो है कंट्रोल में आएगी, नियंत्रण में आएगी। और बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको हम ज़्यादा जो है बहुत उलझने की ज़रूरत इसमें है नहीं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सिंपल करके आपके पास में चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से भू राजस्व प्रशासन क्या था। तो भू राजस्व प्रशासन में भूमि के कई प्रकार थे दोस्तों, ठीक है। तो भूमि के कई प्रकार थे, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भू राजस्व प्रशासन की भूमि का क्या प्रशासन था,
और भू राजस्व किस तरह का था, कितना भू राजस्व था, इसके बारे में। तो भू राजस्व प्रशासन में जैसे आपने बात की कि हम जब बात करते हैं कि क्षेत्र भूमि, खिल्य भूमि, वास्तु भूमि, ब्रह्मदेव भूमि और अग्रहार भूमि, ठीक है। यानी कि जो क्षेत्र भूमि होती थी, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता था। तो कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था दोस्तों? कृषि योग्य भूमि को क्या बोला जाता था? कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता था। भूमि को, ठीक है। खिल्य भूमि, बंजर भूमि को, रहने योग्य भूमि को, ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को, और अग्रहार भूमि जो है ब्राह्मणों तथा धार्मिक कार्यों के उपलक्ष्य में दी गई भूमि। धार्मिक कार्यों के लिए दी गई भूमि। ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ भू राजस्व में भूमि के प्रकार हैं। भूमि के प्रकार में हमने देखा क्षेत्र भूमि, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी? क्षेत्र भूमि। ये कृषि योग्य भूमि को कहते हैं। तो कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि। अब हमने देखा खिल्य भूमि। खिल्य भूमि बंजर भूमि को कहते हैं, तो बंजर भूमि को खिल्य भूमि कहा गया। वास्तु भूमि यानी रहने योग्य भूमि को वास्तु भूमि। ब्रह्मदेव भूमि ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को कहा गया, ठीक है। और इधर हमने बात की अग्रहार भूमि। ये जो भूमि है ये ब्राह्मणों तथा धार्मिक कार्यों के लिए दी गई भूमि को अग्रहार भूमि कहा गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भूमि कर, ठीक है। तो भूमि कर भी जो है कभी कभी, यानी कि ये भूमि कर कौन कौन से थे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाग जो है राजा के लिए जो सुरक्षित होता था, राजा के लिए सुरक्षित कर, ठीक है। तो राजा के लिए जो सुरक्षित कर होता था वो भाग होता था, इतना भाग राजा के पास में जाएगा, तो ये राजा के लिए सुरक्षित कर था, ठीक है, कि ये जाएगा ही जाएगा। और भोग जो था वो ग्रामीणों के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाला कर था। तो ग्रामीणों के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाला कर। तो ग्रामीणों के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाला कर जो था वो बेसिकली हम कह सकते हैं क्या था। और ऊपरी कर ये भी एक प्रकार का कर था जिसकी हमको जो है जानकारी कई कई अभिलेखों में मिलते हैं का कर, ठीक है। तो इस तरह से हमको जो है इस तरह के कर हमको देखने को मिलते हैं। कर जो लिया जाता था वो हम कह सकते हैं 1/6 भाग जो है वो भूमि कर लिया जाता था। तो राजस्व जो भूमि कर के रूप में लिया जाता था वो 1/6 भाग लिया जाता था। और ये हमने पढ़ी प्रशासन से जुड़ी जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ, यानी कि हमारे इस पूरे जो लेक्चर में हमने बात की
कि हमने कुछ अधिकारियों की बात की, प्रांतों के अधिकारियों के बारे में बात की, हम जिला के कुछ अधिकारियों के बारे में बात की, फिर हमने ग्राम जो है प्रशासन देखा, ग्राम प्रशासन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें की, फिर हमने भू राजस्व संबंधित बातें की, भू राजस्व संबंधित में भूमि के प्रकार देखे, कभी कभी खिल्य भूमि पूछ लिया जाता है, कभी कभी जो है आपको जो है वास्तव भूमि पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जो है भूमि के बारे में पूछ लिया जाता है, और भूमि जो कर थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इस तरह के भूमि कर जो है गुप्त साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। ये जो है अभिलेखों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से हमको सबसे ज़्यादा जानकारी जो गुप्त साम्राज्य के बारे में प्राप्त होती है वो हमको होती है अभिलेखों के माध्यम से, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में गुप्त काल की स्थापत्य कला और के बारे में, कला व स्थापत्य के बारे में हम जानकारी लेंगे।